गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों। सोचा आप लोगों से बात की जाए। एक लंबा समय हो गया इंट्रोडक्शन करे हुए, और काफ़ी समय से कई विद्यार्थी फ़ोन भी कर रहे थे कि सर क्लासेस के बारे में जानना चाह रहे थे। और एक शिक्षक होने के नाते हमारा फ़र्ज भी है कि जो वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस, जिसने देश ही नहीं पूरे विदेश, अमेरिका, चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा देश नहीं जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। भारत में फिर भी काफ़ी हद तक इसको रोकथाम करके रखा गया है, और सभी लोगों से अपेक्षित सहयोग है। सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हम सभी की एक जिम्मेदारी है। हम चाहे शहर में रहें, हम चाहे गांव में रहें, छोटे परिवार हैं, बड़े परिवार हैं, हम सबको अपने अपने दायरे में रह के इस सोशल डिस्टेंसिंग का, इस लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके घर में आपके माता पिता, आपके और दादा दादी, छोटे भाई बहन और तमाम आपके नाते रिश्तेदार जो भी उपलब्ध हैं आपके परिवार के अंदर, उन सब का बहुत बेहद ख्याल रखिए। बीमारी कोई उम्र, जाति, धर्म कुछ नहीं देखती। और कुछ बातें आपसे इसके इतर भी होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेके, क्योंकि भारत का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। इमर्जिंग इंडिया का हम नारा देते हैं, लेकिन वो नारा कब साकार होगा? जब आप जैसे युवा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, कल ये लोग पढ़ कर जब अपने अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, तो तब जाके वो भारत हमारा विकसित राष्ट्र कहलाएगा, तब भारत बनेगा। भारत की आबादी 130 करोड़ है। 1/130 करोड़ आप हैं, 1/30 करोड़ मैं हूँ, 1/30 करोड़ और अन्य नागरिक हैं। सभी कर मिलाकर 130 करोड़ आदमी बनते हैं या नागरिक बनते हैं। काफ़ी समय से सोच रहा था कि एक सोशल मीडिया का प्रयोग करके और क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। और एक आपदा के समय में हमको लगा कि एक आपदा है, और कैसे इससे पार पार पाया जाए। भाई, कोई भी मुसीबत अगर आई है तो समाधान भी तो होगा उसका। समस्या अगर है तो समाधान भी तो होगा। तो समाधान हम लोगों ने यही निकाला कि झारखंड सरकार, शिक्षा परियोजना, सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग भी जो शिक्षक साथी हैं और जो शिक्षा से जुड़े हुए और जो अन्य संस्थाएं हैं, वो सभी मिलकर कि झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य किस प्रकार सुरक्षित हो, किस प्रकार इस लॉकडाउन में उनका सिलेबस कंप्लीट हो, उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना हो। बुलंदियों पर अगर आपको पहुंचना है, बुलंदी का मतलब एक ऊंचाई पे, जैसे एवरेस्ट है, एवरेस्ट पर्वत, एवरेस्ट पर्वत अगर आप लोगों को बता दूं, 1953 में पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, इन दोनों लोगों ने उसको फतेह किया था, चढ़े थे। उससे पहले उससे पहले कोई नहीं चढ़ पाया था उस एवरेस्ट पे। 1952 में एडमंड हिलेरी ने एक प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। वो न्यूजीलैंड के थे, लेकिन उन्होंने कहा, जब वो असफल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अगले साल फिर आऊँगा, मैं अपनी क्षमता बढ़ा सकता हूँ, लेकिन हिमालय तू अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकता। और अगले वर्ष उन्होंने पुनः पुनः प्रयास किया, और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, इन दोनों ने मिलकर एवरेस्ट पे फतेह किया, तिरंगा झंडा लहराया। तो आपकी जो सपनों की ऊंचाई है, जो बुलंदी है, वो आपकी पढ़ाई के रास्ते से होकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो है कोई काम कर लेंगे। जीने के लिए बहुत सारे साधन हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़ लिख के काम ही
पढ़ लिख के जो है नौकरी करते हैं। पढ़ना लिखना इस बार इसलिए भी अनिवार्य है कि पढ़ाई लिखाई आपको शिक्षित बनाती है, शिक्षित के साथ साथ आपको संस्कारी, व्यवहारिक, सामाजिक ये बनाएगी। आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क महसूस कराएगी। आपके परिवार में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके माता पिता हैं, जब आप एक पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे स्टूडेंट होते हो तो माँ बाप का भी कर्तव्य होता है, दायित्व होता है और कोशिश भी होती है कि ये बच्चे को पढ़ाया जाए। आपने देखा भी होगा, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है माँ बाप उसको आगे बढ़ाते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो बुलंदी पर आपको पहुंचना है। मुझे इस मौके पे एक शेर याद आ गया कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, छात्रों, बुलंदी पर हम पहुंचने के बाद वहाँ हम खड़े रहें, सस्टेन रहें, एक ये बहुत बड़ी सफलता होती है। शिक्षा से आपको संस्कार मिलते हैं और जिन संस्कारों से आप अपने आगे के जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिली कि वो लोग निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आज के समय की जो मांग है उसमें आपका शिक्षित होना अनिवार्य है। सरकार के कितने कार्यक्रम चल रहे हैं आपको शिक्षित करने के लिए, कितने लाखों करोड़ों का बजट है सरकार का आप लोगों को शिक्षित करने के लिए। और मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षा जैसे कि मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ते हैं। अब 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में आप लोग थे तो आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान ने हम लोग को दिए हैं, जो एक नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। उसमें शिक्षा का अधिकार है, आप लोगों ने पढ़ा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। इसी प्रकार राज्य ने एक की अवधारणा है कि शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है और हर किसी नागरिक को हमें देना है। ऐसा नहीं है कि इसको हम रोक देंगे। आप अपने स्तर से इसको रोक सकते हैं तो रोक दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं, लेकिन अभी रुकेगा नहीं। और इस व्यवस्था में आप अपना सहयोग दीजिए। किस रूप में दे सकते हैं सहयोग? आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, आपसे बस आपका समय चाहिए, आपका समय, आपका मन चाहिए और आपका समय चाहिए। अगर आप कक्षा में हैं और कोई पढ़ा रहा है शिक्षक, तो आप पूरे मनोयोग से उसको देखें, उसको पढ़ें। आपको तभी तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ आ रही है। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि अमेरिका का टीचर वहाँ पढ़ाता है, यहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लास, कॉन्फ्रेंस क्लास देख के उसको पढ़ाई करते हैं। मैंने भी इस बिंदु पर सोचा, मेरे कई सारे मित्र केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, नवोदय में टीचर हैं, राजस्थान में टीचर हैं, दिल्ली में टीचर हैं। मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अभी एक दिन चर्चा हुई तो मैंने उन लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे भाई ग्रामीण क्षेत्र में मैं पढ़ाता हूँ और कुछ बच्चे हैं अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं अच्छा करना चाहते हैं और कुछ बच्चे और अच्छा कर सकते हैं, बस उन्हें मोटिवेट की आवश्यकता है, उन्हें मोटिवेट करना है बस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि एक एक क्लास हम लोग महीने में या 15 दिन में एक क्लास हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से, हम यानी यहाँ पर दिल्ली में एक हमारा दोस्त क्लास लेगा और आप लोगों को मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से मंगल हाट में स्कूल में आप लोगों को उसको दिखाया जाएगा। तो कहाँ दिल्ली, कहाँ मंगल हाट, यानी 1300 किलोमीटर की दूरी। लेकिन दूरी कुछ दूरी नहीं है, तकनीक इतनी आगे आ गई है कि अब दूरी मिट गई है। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, तो इतिहास का शिक्षक होने के नाते 2-3 बुनियादी बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। 11वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा विश्व इतिहास, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, इस्लाम धर्म का उदय, चीन की सभ्यता, जापान की सभ्यता, पुनर्जागरण, औद्योगिकीकरण, माया सभ्यता, जापान का पुनर्निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में भारतीय इतिहास।
12वीं कक्षा में इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 3 भागों में विभाजित किया गया है और 3 किताबें हैं इसकी। भाग 1 में हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, धर्म, समाज, सांस्कृतिक विचारधारा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 2 में 10वीं शताब्दी में विदेशी यात्री आए हमारे देश में। आक्रमणकारी जब आए तो उनके साथ विदेशी यात्री भी आ गए, उनके साथ साथ कुछ उसके बाद भी आए। उन लोगों ने भारत को अपने नज़रिए से, भारत की सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को अपने नज़रिए से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी अपने नज़रिए से रहे, हमारे नज़रिए से नहीं। कहीं कहीं उनकी चीज़ें सही भी पाई जाती हैं, कहीं कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है। तो भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति में हम लोग कबीरदास, रहीम, मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, इसके बारे में पढ़ेंगे। सूफी में हम बुल्ले शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे, ख्वाजा बाकी बिल्ला के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य है जिसके बारे में मुगल शासक बाबर ने भी कहा था कि दक्षिण भारत में एक बहुत शक्तिशाली शासक है, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने की थी, लेकिन उस साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक, सबसे मजबूत और सबसे वीर शासक कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय, उनके बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 में आते हैं अब। भाग 2 तक हो गया, भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। जब अंग्रेजी कंपनी भारत में जब प्रवेश करती हैं तो क्या किस किस स्तर पे वो लोग काम करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। 57 का विद्रोह पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह पढ़ेंगे। 57 के विद्रोह के क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण थे, संथाल विद्रोह के क्या तत्कालिक कारण थे। फिर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के एक महानायक, एक राष्ट्रपिता के रूप में वो उस ऊंचाई पर उस आंदोलन को पहुंचाते हैं और अंग्रेजों से हमें मुक्त कराते हैं। तो उन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। ये 3 मुख्य आंदोलन। और शुरुआती आंदोलन जो गांधी जी का था, सबसे पहला चंपारण बिहार में एक जगह थी, वहाँ से गांधी जी ने शुरुआत की थी, चंपारण सत्याग्रह से। नील की खेती, अंग्रेज लोग नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे भारतीय किसानों से, क्योंकि नील की खेती होने से नुकसान ये होता था कि भूमि की उर्वरता, जो फर्टिलाइजेशन है उसका, फर्टिलिटी जो रेट है वो कम हो जाता था। यानी नील की खेती होने के बाद 6 महीने तक, साल भर तक उसमें कोई दूसरी फसल नहीं होगी। इसी के विरोध में गांधी जी से कुछ लोग मिले चंपारण के आके। उन लोगों ने कहा कि इस प्रकार से ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आएँ और वहाँ पर आप हम लोगों के साथ साथ दें। गांधी जी आए 1917 में, बिहार आए, चंपारण, और उन्होंने धरना दिया, सत्याग्रह किया, पहला सत्याग्रह। बात अंग्रेजों ने बात मानी और उस व्यवस्था को बंद करना पड़ा। फिर असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, 1930 में फिर सविनय अवज्ञा हुआ, 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये सारे आंदोलन हुए। इसी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी चलती रहीं। भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही जब देश आज़ाद हो गया तो समस्या क्या थी कि देश को चलाया कैसे जाए। अब तक तो हम लोग चला रहे थे किस व्यवस्था के साथ, अंग्रेजों की व्यवस्था से। क्योंकि अब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ाद के बाद अब हमारा कानून चलेगा। तो अब कानून कैसा हो, कानून का मतलब कि देश को चलाने के लिए क्या नियम, क्या नीति नियम होने चाहिए। तो एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें 389, 289 कहते हैं कुछ लोग 389 कहते हैं, यानी अमूमन 300 के आसपास लोग थे उसमें। एक संविधान सभा, हर प्रांत से आए थे लोग उसमें चुनकर, और उन लोगों ने बहस 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, चर्चा हुई कि इसको रखा जाए, इसको नहीं रखा जाए। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ।
1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संविधान कैसे बनाया गया, कैसे उसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया, कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा की गई, किस प्रकार से उसमें धर्म को आधार नहीं माना गया, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, समाजवाद की बात की गई है। तो ये सारे जो तत्व मिलकर संविधान का निर्माण किया इन्होंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को एक ऊंचाई पे उन्होंने पहुंचाया, कुछ सुझाव देके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। तो हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे भाग 3 के अंदर। पार्टीशन, विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। तो विभाजन में पाकिस्तान बना था इस्लाम धर्म के आधार पर, कि धर्म के आधार पर बना था कि भाई कि जितने मुस्लिम हैं उन सबका एक देश है, और उन देश के आधार पर उन्होंने उसको बना दिया। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के बाद हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप लोग के जो सवाल हैं, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, और पूछने के साथ साथ उसको याद भी करिए। आप हम लोग जो बताते हैं उसको आप जानकारी को लिखिए, आप कॉपी में उसको नोट करिए। बार बार होता क्या है, हम लोग को बोलते हैं बार बार, कभी कभी कोई कोई चीज़ मिस हो जाती है। जैसे अब याद है मेरे को संविधान के बारे में बहुत लगातार बोल सकता हूँ मैं कई घंटे तक इतिहास के बारे में, लेकिन कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे, पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक तत्काल याद नहीं आ पाते, या आ जाते हैं तो निकल जाते हैं, बता दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि आज के बाद आप सबके साथ ये वार्तालाप होती रहेगी, और आप लोग अपना सहयोग दीजिए किसी प्रकार। हमारा जितने हम शिक्षक हैं मंगल हाट के, समस्त शिक्षक यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। सरकंडा का रिजल्ट अच्छा होता है, जेके का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, नहीं, अब मंगल हाट की बारी है। अब मंगल हाट का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लोग यहाँ पे आए कि पहली पहली प्रायोरिटी, पहली चॉइस मंगल हाट का स्कूल हो एडमिशन के लिए, ना कि जेके हो। ये कब होगा? आर्ट्स स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से कब होगा? जब आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो पढ़ाया गया है जो उसको याद करेंगे, लिखेंगे, सुनाएंगे, टेस्ट लेंगे हम लोग। तो आप, हमारी मेहनत और आपका सहयोग, बस ये दो ऐसे आधार हैं जो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट को, कॉलेज को, विद्यालय को ऊपर कर देंगे। और बस आज इतना ही, और फिर दोबारा मुलाकात होगी।